नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा जो वाइब्रेशन लेटेस्ट वाइब्रेशन वाला लेक्चर चल रहा है, जिसमें हमने मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए पढ़ा, फिर उसके बाद हमने डायएटॉमिक लैटिस के लिए वाइब्रेशन पढ़े। ठीक है, और डायएटॉमिक लैटिस लगभग क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि जो डायएटॉमिक लैटिस के लिए वाइब्रेशन जो हमने पढ़े वो क्या है, बहुत लंबा हो गया है, तो मैंने सोचा उसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने क्या करूँ, प्रस्तुत करूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज का लेक्चर लेके आया हूँ, और लेक्चर का नाम क्या रखा है मैंने, समरी ऑफ डायएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, तो एक समरी बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा सब कुछ, आपको मतलब एक ही लेक्चर में सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो हमने उसके लिए अलग लेक्चर बना रखा है, किसके लिए, डिस्पर्जन रिलेशन के लिए अलग लेक्चर बना रखा है, और डिस्पर्जन रिलेशन के लिए जो ग्राफ है उसके लिए अलग लेक्चर बना रखा है, और एकॉस्टिक और ऑप्टिकल जो ब्रांच मिलती हैं उसके लिए अलग लेक्चर बना रखा है, और उन ब्रांच का एक्सप्लेनेशन अलग लेक्चर में कर रखा है। ठीक है, तो इन सब लेक्चरों को क्या कर रहा हूं मैं, एक साथ मिला के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी एक समरी टाइप की देना चाह रहा हूं, किस पर बेस्ड, डायएटॉमिक लैटिस के सॉरी वाइब्रेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। ओके, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 8 से 9 पॉइंट यहाँ पर आएंगे, और आप उन पॉइंट को याद कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक रिवीजन करते समय आपको डायएटॉमिक लैटिस को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ किनको देखोगे, इस समरी को देखोगे, और आपको क्या हो जाएगा, पूरा चीज क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। ठीक, शुरू करें। ओके, तो और कुछ पॉइंट अगर छूटे होंगे तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये क्या है, बेनिफिशियल भी है हमारे लिए। क्लियर हुई बात? ओके, और एक चीज़ और, क्या आपको ये जो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, ये पीछे के लेक्चर बिना उनको देखे यहाँ पर आना है, नहीं आना है इधर। क्यों? क्योंकि ये अब ये समरी आपको तभी समझ में आएगी, क्योंकि मैं सीधे फॉर्मूला लिखूंगा, और ये समरी तभी समझ में आएगी जब अपने पीछे के लेक्चर क्या होंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले पीछे के देखना, और जब रिवीजन कर रहे हो तब पीछे के मत देखना, सीधे यहाँ आ जाना। ठीक, क्लियर हुई बात? तो सबसे पहला पॉइंट डालो, किसकी बात कर रहे हैं हम, समरी ऑफ डायएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। तो पहला पॉइंट तो क्या है मेरे पास, कि जो डायएटॉमिक लैटिस होगी कैसी, किसकी बात कर रहे हैं, डायएटॉमिक लैटिस होगी कैसी। देखो सीधे डायग्राम बनाते हैं, कैसी होती है कि एक क्या होगा, इसमें दो एटम होंगे, एक का मास कम होगा और एक का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी मास का डिफरेंस होगा दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से अज्यूम कर लो कि एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इस तरीके से। और किससे जुड़े होते हैं ये, क्या अज्यूम करते हैं हम, एक इलास्टिक स्प्रिंग से क्या हो रखे हैं, ये एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रखे हैं। कैसी स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग है। इलास्टिक स्प्रिंग होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इनमें से किसी भी एक एटम को डिस्प्लेस करूंगा तो यहाँ पर जो मोशन होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा, वो किसको फॉलो करेगा, हुक्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और यहाँ पर मैं एक एटम का मास क्या बोल रहा हूँ, जो बड़ा वाला है उसका कैपिटल एम, इसका क्या बोल देता हूँ, स्मॉल एम। और हम सबको पता है कि जो कैपिटल एम है वो बड़ा है किससे, स्मॉल एम से। ठीक है, और हमने कुछ अज्यूम कर रहा था कि दो एटम के बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, ऐसा हमने अज्यूम किया था। ठीक है, और इन एटम को हमने कुछ नाम दिया था, इसे मैंने क्या बोला था, 2nth एटम। तो ये क्या हो जाएगा, 2n + 1th एटम, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2n - 1th एटम हो जाएगा। ठीक है, अब इस माना इसमें से किसी भी एक एटम को मैंने डिस्प्लेस किया, माना इस एटम को मैंने इस ओर डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया मैंने, un डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, un या फिर u2n डिस्प्लेस किया इसकी मीन पोजीशन से। पहले तो कहाँ था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था, मैंने इस एटम को 2nth एटम को मैंने क्या किया, इसकी मीन पोजीशन से 2n डिस्प्लेस किया, तो इसके डिस्प्लेसमेंट से ये सारे के सारे में इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें इसकी वजह से ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा कुछ। ये कितना होगा, कितना अज्यूम किया था हमने, 2n + 1 अज्यूम किया था, तो ये भी कुछ डिस्प्लेस होगा। ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 2n - 1 एंड सो ऑन, इनके लिए भी लिख दोगे आप। ठीक है, इस तरीके से। और इनमें से किसी एक का सॉल्यूशन आपको याद है, तो इनमें से हमने किसी एक का सॉल्यूशन लिखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी थी कि u2n = क्या था मेरे पास, a × e⁻∗ ωt का क्या था, क्या होता है, kx होता है ना, तो k × x मतलब इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 2na हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। सिमिलरली अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, और ये कैसा सॉल्यूशन है, एक पीरियोडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी हमको पता है। ये कितना हो जाएगा, 2n + 1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, दोनों सेम वाइब्रेशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन जो मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये किसको दिखाता है, एम्पलीट्यूड को दिखाता है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो अगर अज्यूम कर लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, b है, और e की पावर कितना आ जाएगा, ये iωt, और माइनस का kx आता है। नाउ x इस एटम की बात हो रही है, तो इस एटम के लिए x क्या हो जाएगा मेरे पास, 2n + 1 × a हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो, स्क्वायर ब्रैकेट बना दो इसको। ठीक है इस तरीके से।
ओके तो इस तरीके से लिखा था हमने। फिर हमने क्या किया था, दूसरी चीज हमने की थी क्या, डिस्पर्जन रिलेशन। और डिस्पर्जन रिलेशन क्या था, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। तो पॉइंट 2 क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, डिस्पर्जन रिलेशन, डिस्पर्जन रिलेशन, डिस्पर्जन रिलेशन क्या था बताओ भैया फटाफट। डिस्पर्जन रिलेशन यानी रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के, यानी इस पे क्या करते हैं हम, ओमेगा को के टर्म में लिखते हैं। यानी ओमेगा जो होता है किसका फंक्शन होता है, के का फंक्शन होता है। इस टर्म में जब ओमेगा को लिखते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन रिलेशन बोल देते हैं। तो क्या होता है डिस्पर्जन रिलेशन हमारे पास, देखो कुछ ऐसा बोला था हमने कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, बीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस का 1 डिवाइडेड, मेरे को याद हो गया भैया, 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। फिर क्या था, प्लस माइनस, फिर क्या था बीटा, और अंडर रूट में कितना आया था इधर पे, 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस का 1 अपॉन कैपिटल एम, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या था, माइनस का 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन कितना था, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम था। ठीक है, तो इस तरह का क्या था हमारे पास, एक डिस्पर्जन रिलेशन था। और ये आपको भी याद होना चाहिए अगर हमने लेक्चर सही से देखे हैं, क्योंकि लेक्चर के दौरान हमने ये डिस्पर्जन रिलेशन को इतनी बार लिख दिया था कि अब याद होना क्या है, स्वाभाविक काम है। अगर हमने लेक्चर सही से देखा है तो आपको ये याद है। ठीक है, अगर नहीं देखा है वहाँ पे टिक 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 आगे बढ़ा दिया तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर को डिफाइन किया था। और हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट पास किया था कि फॉर ए डायटोमिक लैटिस क्या था हमारे पास, कि फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ के वी आर गेटिंग 2 वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और वो वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, वन इज करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव साइन एंड अदर इज करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव साइन। तो हमने यहाँ पर दो चीज डिफाइन करी थी कि ओमेगा स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव साइन एंड दिस इज इक्वल टू कितना था मेरे पास, बीटा इंटू 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस का 1 अपॉन कैपिटल एम। फिर क्या था यहाँ पर, प्लस का बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस का 1 अपॉन कैपिटल एम, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर माइनस का क्या था यहाँ पर, 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन कितना था ये, स्मॉल एम इंटू कितना था, कैपिटल एम था। ठीक है, सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव साइन, दूसरी वैल्यू जो क्या थी ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन, वो क्या था मेरे पास, बीटा इंटू 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस का 1 अपॉन कैपिटल एम, फिर माइनस का क्या था, बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ, ये था मेरे पास क्या, 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस का 1 अपॉन कैपिटल एम, इस पूरे का होल स्क्वायर एंड माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना, 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन स्मॉल एम इंटू कितना था यहाँ पर, कैपिटल एम था। इस तरीके से मेरे पास ओमेगा की दो वैल्यू निकल के आई थी, वन इज करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव साइन एंड अदर इज करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव साइन। फिर क्या किया था हमने, इस डिस्पर्जन रिलेशन के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया था, किस किस के बीच, ओमेगा एंड के बीच। तो ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखो यहाँ पर, ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के, ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के, ओमेगा और के बीच क्या किया था हमने, ग्राफ ड्रॉ किया था, जिसको हमने क्या बोला था, ग्राफ और डिस्पर्जन रिलेशन बोला था। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ था, फटाफट ग्राफ बना दो, कल ही हमने ड्रॉ किया है ग्राफ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ग्राफ कैसा था। और ये क्या है मेरे पास, यहाँ ओमेगा है और ये क्या है, के एक्सेस है। ठीक है, और इसे हमने क्या बोला था, ओरिजिन बोला था। यहाँ हमने 2 पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट यहाँ लिया था, एक पॉइंट इधर लिया था। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन से थे, के की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, यानी इस पर्टिकुलर रीजन में के की मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर हमने एक के की वैल्यू ली थी, कितनी ली थी अगर आपको याद है तो π/2a ली थी। देखो अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो, कहाँ से, इधर से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ फिर इससे देख लो π/2a कैसे आया। देखो हमें क्या करना है, इसकी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देखनी है, किसकी, इस ओमेगा पॉजिटिव की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, उसके लिए साइन के ए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर साइन के ए 0 पुट करोगे तो साइन के ए पहली बार 0 कहाँ पर आएगा, हाँ साइन स्क्वायर के ए पहली बार 0 कहाँ पर आएगा, π/2a पर आएगा। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, क्यों, ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो पॉजिटिव लोगे सॉरी नेगेटिव लोगे तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और अगर पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव ही आना है उसने। ठीक, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर एक वैल्यू तो ये आएगी, दूसरी क्या आएगी, माइनस का π/2a आ जाएगा। ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो लेक्चर देख लो, उसमें हमने बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से क्या कर रखा है, इसको एक्सप्लेन कर रखा है। फिर हमने 2 पॉइंट डिफाइन किए थे, यानी 3 पॉइंट डिफाइन किए थे, एक यहाँ पर और एक कहीं यहाँ पर। इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन कैपिटल एम। अब एम का ध्यान देना, 2 एम है यहाँ पर, एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है। यहाँ पर वाला क्या था कि अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा कैपिटल एम था, और यहाँ पर वाला क्या था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन स्मॉल एम था, और यहाँ पर वाला क्या था मेरे पास,
ये था अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा 1/m प्लस का 1 क्या था कैपिटल M था। ऐसा कुछ सिचुएशन थी हमारे पास। क्लियर हुई बात ना। अब देखो फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, एक इस तरीके से लाइन खींच दो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींच दो, मतलब डॉटेड लाइन खींच दो, और इस तरीके से यहाँ कहीं पर ऐसे लाइन खींच दो, ठीक, और यहाँ पर ऐसे बना दो, ठीक, और यहाँ पर ऐसे बना दो, ठीक ना। इस रीजन में जो ग्राफ आया था, किस रीजन में, यहाँ जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, यानी 0 से √2 बीटा अपॉन कैपिटल M तक थी, इस रीजन में फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली थी, नेगेटिव साइन वाली थी। और यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, इस टाइप का ग्राफ आता था, ठीक है। और इसको ये किसके लिए था हमारे पास, ओमेगा नेगेटिव के लिए है ग्राफ। और ये जो ग्राफ निकल रखा है यहाँ पे जो रीजन है, इस रीजन को हमने नाम दिया था, वो रीजन का नाम क्या था मेरे पास, एकॉस्टिक ब्रांच था। तो ये कौन सी ब्रांच आ गई मेरे पास, एकॉस्टिकल ब्रांच, एकॉस्टिकल ब्रांच आ गई। अब इसको एकॉस्टिकल ब्रांच क्यों बोला था, आपको पता होना चाहिए। इसलिए बोला था कि यहाँ पर जो वाइब्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। यानी जो बड़ा वाला एटम है और छोटा वाला एटम है, दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम किसी क्रिस्टल में कौन सी वेव डालें, साउंड वेव डालें। और जब साउंड वेव से कोई वाइब्रेशन होता है तब उस टाइप के वाइब्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, एकॉस्टिकल वाइब्रेशन बोल देते हैं। और इसलिए हमने इस ब्रांच को क्या बोल दिया है, एकॉस्टिकल ब्रांच बोल दिया है, ठीक है। क्लियर हो गई बात ना। अब दूसरा क्या था, एक यहाँ पर एक चीज़ और आई थी, ये रीजन, यानी √2 बीटा बाई कैपिटल M से लेकर √2 बीटा बाई स्मॉल m तक की कोई भी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी किसी भी एक क्रिस्टल में, या बोल सकते हैं किसी भी एक डायटोमिक क्रिस्टल में। यानी ये इस लेवल की फ्रीक्वेंसी, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इस रीजन को हमने नाम दिया था क्या, फॉरबिडन रीजन, या फिर फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। क्या नाम दिया था, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड। इसका नाम क्या है, ये जो रीजन है इसको हमने क्या बोला था, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड बोला था, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए था। अब फिर उसके बाद जब इस ओमेगा की इस वैल्यू से ऊपर की ओर जाते हैं तो इस रीजन में कौन सी वेव मिलती, सॉरी कौन सा रीजन बोलते हैं हम इसको, या फिर कौन सी ब्रांच से मिलती है हमको, यहाँ पर ऑप्टिकल ब्रांच से मिलती है। और ऑप्टिकल ब्रांच के लिए जो मेरे पास ओमेगा मैक्सिमम होता है कहाँ, 0 पर होता है, मिनिमम कहाँ पर होता है, इन 2 पॉइंट पर होता है, ठीक है। अब देखो तो बना दो यहाँ पर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरह ग्राफ आया था, इस तरीके का ग्राफ आया था, हाँ जी आया था, ठीक है, याद है ना आपको, ठीक हो गया। और ये ग्राफ किसके लिए है मेरे पास, ओमेगा पॉजिटिव के लिए है, ये किसके लिए है, ओमेगा नेगेटिव के लिए है। ओमेगा पॉजिटिव ओमेगा नेगेटिव ये है। अब देखो इसका नामकरण किया था, क्या नामकरण किया था हमने, ऑप्टिकल ब्रांच। क्या बोला था हमने यहाँ पर, ऑप्टिकल ब्रांच बोला था ना। अब इसको ऑप्टिकल ब्रांच क्यों बोला था, आपको पता होना चाहिए क्यों बोला था, क्योंकि इस ब्रांच में या फिर इस रीजन में, ये जो रीजन है फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पर जो वाइब्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक एटम जिस डायरेक्शन में जाता है उसका जो नेबियर वाला एटम होता है उसकी डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एंड सॉरी उसका डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। माना ये एटम को ले लो, इस एटम को ले लो, माना ये एटम नीचे की ओर वाइब्रेट हो रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है। तो इसका जो नेबर पड़ोसी है वो कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और इसका पड़ोसी ये है, ये भी कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, माना ये ऊपर की ओर गया तो इसका पड़ोसी कहाँ की ओर जाएगा, नीचे की ओर। और ये भी इसका पड़ोसी, ये भी कहाँ की ओर जाएगा, नीचे की ओर। यानी यहाँ पर वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं, 2 नेबियर एटम एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल होता है किसी भी एक क्रिस्टल में, पहला तो कब, जब उस क्रिस्टल में क्या होते हैं, आयन होते हैं। मैं अभी एक कंडीशन आएगी कि आयन होना जरूरी नहीं है, उससे भी एक इसेंशियल कंडीशन होती है, आपने वो पढ़ा हुआ है। लेकिन आयन होना जरूरी है, लेकिन ये इसेंशियल कंडीशन नहीं है किसके लिए, ऑप्टिकल वाइब्रेशन के लिए। ऑप्टिकल वाइब्रेशन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर ऑप्टिकल ब्रांच क्यों पड़ा, क्योंकि इस टाइप के जो वाइब्रेशन होते हैं तभी पॉसिबल हैं जब हम उसमें क्या डालते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशन डालते हैं। अब ऑप्टिकल रेडिएशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऑप्टिकल रेडिएशन वो होता है जो कहाँ से कहाँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ऑप्टिकल रेडिएशन, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशन बोलते हैं। और वो क्या था हमारे पास, ऑप्टिकल रेडिएशन कहाँ से कहाँ तक था कि कुछ ऐसे था ना, 100 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक, नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक, ऐसा कुछ था। यहाँ यूवी से लेकर IR तक, बीच में विजिबल भी आ जाएगा, ठीक है। यूवी से लेकर IR तक का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उन तीनों को कंबाइनली क्या बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशन बोल देते हैं। और ऑप्टिकल रेडिएशन की वजह से इस टाइप के वाइब्रेशन होते हैं कि एक एटम ऊपर को जाएगा तो उसका नेबर एटम नीचे को जाएगा, या फिर
अगर ये नीचे गया फिर वो ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, यानी अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है। वो किसकी वजह से होता है? ऑप्टिकल रेडिएशन की वजह से होता है। इसलिए हमने इस रीजन को क्या बोल दिया? ऑप्टिकल ब्रांच बोल दिया। नाउ अब ये तो क्या हो गया, हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और ये क्या है? फॉरवर्ड बैंड है। और फॉरवर्ड बैंड क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि इस रेंज की फ्रीक्वेंसी उस किसी एक डायटोमिक लैटिस में क्या नहीं कर सकती? प्रोपोगेट नहीं कर सकती, या फिर आगे नहीं बढ़ सकती इस रेंज की फ्रीक्वेंसी। इधर बात नाउ अब यहाँ पर चौथा पॉइंट था कि नंबर ऑफ, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो यहाँ पर जो ये लैटिस है, मतलब अभी तो यहाँ पर एटम रखे हुए हैं, अभी तो क्या है ये क्रिस्टल बना दिया ना। लैटिस क्या होती है? तो यहाँ पर लिख के चलो, फॉर कुछ ऐसे लिखो ना, कुछ कितना पॉइंट था? चौथा पॉइंट था। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो लैटिस होती है ना वो क्या होती है? 2 एटम बेसिस होती है। क्या होती है? 2 एटम बेसिस होती है। और यहाँ पर जो यूनिट सेल है जिनसे ये पूरी लैटिस बनी हुई है वो कैसा है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, तो हमने लिखा था ना जब हमने ये स्टार्ट किया था वाला लेक्चर, कौन सा वाला? वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक लैटिस के लिए, वहाँ पर हमने पहली लाइन लिखी थी कि वहाँ पर क्या होते हैं, जो लैटिस बनी हुई है किससे मिलकर बनी हुई है? प्रिमिटिव सेल से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर लिख के चलो, हियर इन व्हेन, क्या लिखोगे? यहाँ पर हम प्रिमिटिव लैटिस का यूज़ करते हैं। जो लैटिस हमने ले रखी है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल से मिलकर बनी हुई है। तो क्या बोलेंगे हम? In our case, in the study of in study of vibration of diatomic lattice is made by primitive unit cell, primitive unit cell। ठीक है, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, एंड each primitive unit cell have 2 atom bases, have 2 atom लिखो, have 2 एटम। ठीक है, यानी एक प्रिमिटिव सेल के पास कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। यानी इस टाइप की हमें प्रिमिटिव सेल ले रखी है हमने। ओके ना, अब देखो एक चीज आपको ध्यान आ रहा होगा, जब हमने ये बोला था ना प्रिमिटिव सेल को डिफाइन किया था, हमने वहाँ पर बोला था कि प्रिमिटिव सेल कौन सी सेल होती हैं जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? 1 होते हैं। लेकिन वहाँ पर एटम 2 हो सकते हैं, एक लैटिस पॉइंट पर हम कितने ही एटम रख सकते हैं। तो ज़्यादा उसमें नहीं जाते, सिर्फ इतना याद करो इतना सोचो कि जब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हम डायटोमिक सॉरी यार पानी पी लेता हूँ। ओके देखो, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? डायटोमिक लैटिस की बात कर रहे हैं। तो डायटोमिक लैटिस में किसका यूज़ करते हैं हम? लैटिस को बनाने के लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल का यूज़ करते हैं। और इन प्रिमिटिव यूनिट सेल में पर प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने एटम होते हैं? हमारे पास 2 एटम होते हैं। और इसी को हमने पिछले लेक्चर में कैसे डिफाइन किया था? 2 एटम बेसिस के बेसिस भी बोला था। 2 एटम बेसिस का मतलब क्या हुआ? एक लैटिस पॉइंट में कितने एटम है? 2 एटम है। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पर केस होता है, यानी पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसा कब देखने को मिलता है हमको ग्रेफ उसमें देखने को मिलता है, डायमंड में देखने को मिलता है। और जब आप डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन आप किसी बुक में जाकर जब डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि जो डायमंड होता है वो कैसा होता है? 2 एटम बेसिस होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जब डायमंड का स्ट्रक्चर बनता होगा, क्रिस्टल बनता है डायमंड का, तब वहाँ पर एक लैटिस पॉइंट पर 2 कार्बन एटम होते हैं। एक लैटिस पॉइंट पर 2 कार्बन एटम होते हैं। इसका मतलब क्या है? डायमंड क्या है? 2 एटम बेसिस
टू एटम बेसिस क्या है, एक यूनिट सेल, ये बोल सकते हैं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। और जब उस उस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम क्या डालेंगे, कोई भी एक रेडिएशन डालेंगे, तो वहाँ पर कुछ इस टाइप का हमको यानी उस पर जो वाइब्रेशन होंगे उसके वाइब्रेशन हमको दो ब्रांच देखने को मिलेंगी, एक ऑप्टिकल ब्रांच और एक एकॉस्टिकल ब्रांच। यानी जब पर प्रिमिटिव सेल दो एटम होते हैं, देखो मेन मुद्दा क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब पर प्रिमिटिव सेल दो एटम होते हैं तब यहां पर हमको दो ब्रांच देखने को मिलती हैं, फ्रीक्वेंसी की दो ब्रांच देखने को मिलती हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी के दो बैंड देखने को मिलते हैं। अगर मेरे पास ऐसा हमारे पास क्या हो, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जिसमें पर प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने एटम हो, 3 एटम हो, तब वहां पर कितने बैंड देखने को मिलेंगे, 3 बैंड देखने को मिलेंगे फ्रीक्वेंसी के, एक बैंड और ऐड हो जाएगा वहां पर। ठीक आज सॉरी यार, आई एम सॉरी। ठीक है, सुनो क्या बोला, अगर मेरे पास क्या हो दो पर प्रिमिटिव सेल दो एटम है तो मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के दो बैंड दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरे पास क्या हो पर प्रिमिटिव सेल 3 एटम हो तो कितने बैंड देखने को मिलेंगे, 3 बैंड देखने को मिलेंगे। अगर पर प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने एटम हो, 4 एटम हो, तो मुझे यहाँ पर कितने बैंड देखने को मिलेंगे, 4 बैंड देखने को मिलेंगे। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो यहाँ पर दो बैंड का दिखना किस पर डिपेंड कर रहा है कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनना। ओके, तो क्या लिख दोगे आप, फॉर 2 एटम बेसिस, या फिर ऐसे लिखो फॉर 2 एटम पर प्रिमिटिव सेल, फॉर 2 एटम पर प्रिमिटिव unit cell we are getting 2 band of frequency, 2 band of frequency in the same way we can conclude that conclude that for n atom per primitive unit cell, n atom per primitive unit cell n atom per primitive unit cell we get how much band, n frequency band, n number of frequency band। ठीक है, तो ऐसे कितने बैंड देखने को मिल जाएंगे हमको, n बैंड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके, तो ये तो होगा किस पर, नंबर ऑफ बैंड पर। ये आ सकता है कभी कोई क्वेश्चन। ठीक है, अगर डायटोमिक के लिए 2 बैंड देखने को मिलते हैं, एक एकॉस्टिकल ब्रांच और एक ऑप्टिकल ब्रांच, तो ऐसा बोल दिया कि एक ऐसा हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम है, 3 एटम है। बताओ वहां पर कितने फ्रीक्वेंसी के बैंड देखने को मिलेंगे, या फिर कितने फ्रीक्वेंसी के बैंड अलाउ होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। अगर वो 4 एटम पर यूनिट परमिटिव सेल होगा तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए कल मैंने एक स्टेटमेंट पास किया कि जो आयन का होना यहाँ पर 2 बैंड होने के लिए क्यों नेसेसरी नहीं है, या फिर क्यों इसेंशियल कंडीशन नहीं है। इसेंशियल कंडीशन क्या है कि पहले तो क्या होना चाहिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल से बना होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पर प्रिमिटिव यूनिट सेल 2 एटम होने चाहिए, तभी हमको यहाँ पर 2 बैंड देखने को मिलेंगे। 3 बैंड देखने के लिए जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि पर प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने एटम होने चाहिए, 3 एटम होने चाहिए। क्लियर होगी बात ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ अलग अलग कंडीशन देखते हैं। कुछ कंडीशन हमने पढ़ ली थी और कुछ कंडीशन शायद बची हुई है। तो एक कंडीशन ये है कि जब मैं कैपिटल एम को बढ़ाऊंगा तब इन 2 ब्रांच में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, एक बार देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल एम को बढ़ा रहा हूं मैं, आसान है बहुत। देखो ऊपर फॉर्मूला दिया, उसके मैक्सिमा दिया, कितना दे रखा है, √2 बीटा 1/m प्लस का 1/M दे रखा है। अगर आप कैपिटल एम को बढ़ाओगे तो क्या होगा,
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वाला ओमेगा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर किसको बढ़ाओगे, इस कैपिटल एम को बढ़ाओगे तो ये कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो देखो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 देखो, ऑन इंक्रीजिंग कैपिटल एम, मास कैपिटल एम, क्या होगा, जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, फ्लैट होना चाहेगी। अभी तो क्या है, यहाँ पे तो गुंबद टाइप का बना है, ऊँट के जैसा पीठ बना है। देखो जैसे ही मैं इस कैपिटल एम को बढ़ाऊंगा, इस कैपिटल एम को मैं जैसे बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ेगा, यहाँ बोल सकता हूँ ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। अगर ये पूरा कम होगा तो ये कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आने लग जाएगा, आएगा ना नीचे की ओर। ओमेगा यानी कम होगा, ओमेगा क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इस कैपिटल एम को बढ़ाऊंगा, ओमेगा क्या होगा, यहाँ पर वाला कम होगा। ठीक है, यानी ये गुंबद क्या होगा, कम होने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो कैपिटल एम को बढ़ाने पर फ्लैट हो रही है ऐसी। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं, देखो ऑन इंक्रीजिंग कैपिटल एम, ऑप्टिकल ब्रांच टेंस टू बी फ्लैट। कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ऐसे फ्लैट होने को चाहेगी। ठीक है, एंड जो दूसरी ब्रांच है, एंड जो मेरे पास कौन सी ब्रांच है, ये वाली, यानी एकॉस्टिकल ब्रांच है। अब एकॉस्टिकल ब्रांच में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। अगर मैं इस कैपिटल एम को बढ़ाऊंगा उससे क्या होगा, ये पूरा टर्म घटेगा, यानी ये कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। यानी व्हेन वी इंक्रीज कैपिटल एम देन दिस एकॉस्टिकल ब्रांच कम टुवर्ड्स किस एक्सेस की ओर, के एक्सेस की ओर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, या फिर कम डाउनवर्ड बोल सकता हूँ। ठीक, तो क्या बोल सकता हूँ, एंड एकॉस्टिकल ब्रांच कम टुवर्ड्स के एक्सेस, किसकी ओर आएगी, के एक्सेस की ओर आ जाएगी, यूं करके आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, ठीक ना। अभी तो क्या बोला मैंने, इंक्रीज कर रहा हूं बोला। अगर मैं ये बोलूं, मैं इंक्रीज करते करते कहां तक इंक्रीज कर दिया मैंने, एम को इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर दिया। तो अगर मैं ये बोलूं, इफ m टेंस टू इन्फिनिटी, तब क्या होगा बताओ। देखो देन पहली चीज तो जो मेरे पास क्या है, ये जो ये वाली वैल्यू है, कौन सी वाली, ये वाली, अंडर रूट ऑफ क्या है ये, ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू 1 स्मॉल m प्लस का 1 कैपिटल M है। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एट m टेंस टू इन्फिनिटी। अगर m की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की ओर टेंस कर जाएगी, तो m की वैल्यू इन्फिनिटी, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो कितना बचेगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ, देन ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। यानी जैसे ही कैपिटल M को हम क्या करेंगे, इनफाइनेटली हैवी ले लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो ये पूरा गुंबद था, ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और पूरी की पूरी ऑप्टिकल ब्रांच किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो क्या होगी, इस के एक्सेस के पैरेलल होगी। ठीक, क्लियर होगी बात इतनी। अब देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, एंड जो मेरे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी है किसके लिए, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, ये वैल्यू है जो, सॉरी एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए, वो कितना है, 2 बीटा बाई कैपिटल M एट m टेंस टू इन्फिनिटी। अगर m की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी इस केस में जो मेरे पास एकॉस्टिकल ब्रांच है वो किस में समा जाएगी, के एक्सेस में समा जाएगी, यानी के एक्सेस के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। और m टेंस टू इन्फिनिटी करने पर जो मेरे पास ऑप्टिकल ब्रांच है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो किसके पैरेलल होगी, के एक्सेस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर लिख दें, तो यहाँ पर लिखो ऑन एट m टेंस टू इन्फिनिटी, एट m टेंस टू इन्फिनिटी ऑप्टिकल ब्रांच इज reduced into a straight line at कहाँ पर, एट ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन स्मॉल m एंड पैरेलल टू क्या हो जाएगा, के एक्सेस, पैरेलल टू के एक्सेस।
एंड acoustical branch coincide with क्या हो जाएगा, के एक्सेस। जो acoustical ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, के एक्सेस के साथ क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। अब इसे फिगर से दिखाओ, चलो देख लेते हैं। देखो ये क्या बोल दिया मैंने, ओमेगा, और इसको क्या बोल दिया मैंने, के एक्सेस। ये यहाँ पर के है और यहाँ पर ये है, दिस इज पाई बाई 2a एंड दिस वन इज माइनस पाई बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना दो, यहाँ पर ऐसे बना दो। सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है ये वाली, और इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन स्मॉल एम। ठीक, और यहाँ पर क्या है, जीरो है। जो के है, सॉरी, जो एकॉस्टिकल ब्रांच है वो यहाँ पर कोइंसाइड होगी यूँ करके, और जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो ये है। ठीक है, तो दिस इज ऑप्टिकल ब्रांच, अब ब्रांच नहीं बची, अब क्या हो गई है, सिर्फ एक ऑप्टिकल लेवल हो गया, यानी अब सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। ओके, और ये क्या है मेरे पास, एकॉस्टिकल ब्रांच। ठीक है, ये चीज़ क्या है, मेरा एकॉस्टिकल ब्रांच है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, जब मेरे पास क्या था, एटम का मास क्या था, मतलब इन्फिनिटी नहीं था, तब मुझे क्या मिल रहा था, यहाँ पर बैंड मिल रहा था। लेकिन जब एटम का मास क्या हो गया है, इनफाइनाइटली लार्ज हो गया है, तब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, अब मुझे फ्रीक्वेंसी का बैंड नहीं मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी का बैंड का मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का एक कंटिन्यूस, क्या बोल सकते हैं उसको हम, मतलब कंटिन्यूसली बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो मैंने इसको क्या बोला, बैंड बोला, यानी ब्रांच बोला। ठीक है, दोनों सेम चीज़ हुई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी का मुझे हर फ्रीक्वेंसी उस वाइब्रेशन के अंदर दिख रही है, तभी मैंने इसको क्या बोला, ब्रांच बोला या बैंड बोला, एकॉस्टिकल ब्रांच या बैंड। ठीक है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, लेवल बोल दूंगा। तो ये क्या होगी मेरे पास, यहाँ पर लेवल होगी। तो मुझे सिर्फ कितनी लेवल देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक लेवल देखने को मिल रही है। तो ये भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर कि एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रांच रिड्यूस टू लेवल, यानी बैंड रिड्यूस टू लेवल। जो बैंड है वो किस में रिड्यूस हो गया है, एक लेवल में रिड्यूस हो गया, यानी एक सिंगल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है हमको वहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए। नाउ 7th पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7th पॉइंट लिखो, इफ स्मॉल m टेंड्स टू 0, या फिर कैपिटल M या स्मॉल m, कोई दोनों में से किसी एक को बोल दूं। अगर जो स्मॉल m है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब क्या होगा, देखो अगर स्मॉल m 0 हो जाएगा तब क्या होगा। देखो अब सबसे पहले किसको देखो, लैटिस को देखो। लैटिस कैसा था मेरे पास, कुछ ऐसा था, एक ऐसा था, फिर एक छोटा एटम था, फिर एक बड़ा एटम था, फिर एक छोटा एटम था, फिर एक बड़ा एटम था, फिर एक छोटा एटम था, फिर एक बड़ा एटम था। ठीक है, ऐसा था। ये क्या था, एक डायटोमिक लैटिस था। ठीक है, क्या था, एक डायटोमिक लैटिस था। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि m टेंड्स टू 0, अगर m क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी स्मॉल m इसका मास था, यानी इनका मास 0 हो जाए। इनका मास 0 होने का मतलब यहाँ है ही नहीं, ये ऐसा बोल सकता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो जो पहले डायटोमिक लैटिस था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अब मोनो एटॉमिक लैटिस में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन एक चीज चेंज हो गई है, क्या, जो पहले मेरे पास जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थी वो कितनी थी, a थी, अब कितनी होगी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, 2a हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है, 2a हो गई है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, व्हेन m टेंड्स टू 0, या फिर जब व्हेन स्मॉल m इज इक्वल टू 0, देन द डायटोमिक लैटिस इज कन्वर्टेड इनटू मोनो एटॉमिक लैटिस विथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, कब, जब जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ये क्या हो गया, इसमें कुछ पॉइंट हो गई। ठीक है, तो ये एक टाइप की समरी हो गई किसकी, डायटोमिक वाइब्रेशन की। क्लियर हुई बात इतनी। अब कुछ इसमें छूटा तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर अगर कुछ छूटा नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ गई ये, हाँ, एक चीज़ हमने कर लिया था पिछले लेक्चर में, वो क्या था, एक चीज़ और बचा था यहाँ पर, 8वां पॉइंट था वो ये था कि व्हेन स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M। आपने ये पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है कि जब कैपिटल M स्मॉल m के बराबर होगा तब क्या होगा, देन दिस फॉरबिडन बैंड विल डिसअपियर। जो फॉरबिडन बैंड यहाँ पर लिख रखा है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसअपियर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, देखो थ्योरी पढ़ ली हमने पूरी,
और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बिना क्वेश्चन किए कोई भी कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होता ही नहीं है। ये मेरा पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है। देखो, अगर आप मेरे से कोई पूछेगा ना कि एक वो कौन सी चीज़ है जो आपने कॉलेज लाइफ में नहीं करी, मतलब बीएससी में नहीं करी और अब आप पछता रहे हो, वो ये है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, और मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं करी, लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटी में होते हैं वहाँ तो होती है प्रैक्टिस। ठीक है, वहाँ अवेलेबल भी होती है, बुक्स भी अवेलेबल होती है, लेकिन जहाँ से मैं हूँ वहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं था। ठीक है, हम तो कॉलेज में जाते थे, अलग बात हुई वो। ठीक, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप मेरे से कांटेक्ट में हो तो अगर आप मेरे से पूछोगे एक कमी, तो ये चीज़, मतलब जब भी कोई थ्योरी पढ़ो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने ही करने हैं, कम से कम 10-20 क्वेश्चन। ठीक, अगर वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं इसका मतलब आपको थ्योरी समझ में आ रखी है। क्लियर हुई बात? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसे समझेंगे और कुछ नई लर्निंग करेंगे वहाँ से। ठीक है, हमारा काम क्या होना चाहिए? लर्निंग करने का, यानी कुछ नया सीखने का। ये तो सब किताब में लिखा हुआ है ना यार, कोई भी पढ़ा देगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा समझ के कोई भी पढ़ा सकता है ना। हमारा काम क्या है? मतलब सच में सीखना। मतलब कहने का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आए, उससे हम कैसे डील करेंगे, उससे हम भाग तो नहीं जाएंगे। ठीक, हमें भागना नहीं है, हमें क्या करना है? प्रॉब्लम से लड़ना है। तो लड़ कब पाएंगे? जब हम क्या करना सीखेंगे, उन पर मतलब हमला करना सीखेंगे क्वेश्चन पर। अगर हम क्वेश्चन से भागेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है वहाँ पर। ठीक है, और मैक्सिमम लोग क्वेश्चन से भागते हैं, ये मैंने देखा, क्योंकि मैं भी भागा हूँ। जब मैं पढ़ता था, बीएससी में था, तो मैं भागता था क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखा नहीं, पलटा। मैंने क्वेश्चन वाली कभी मतलब देखा ही नहीं, कभी एग्जाम्पल भी नहीं देता था मैं यहाँ तक तो। लेकिन अब क्या है, उसका एक गिल्ट है, क्यों नहीं पढ़ा है, उसमें पढ़ लेता, मतलब उस समय उसको कर लेता अच्छे से। लेकिन हाँ, लेकिन अब मैं करता हूँ, अब मैं आपको भी हिदायत, इसलिए मैं आपको भी कराता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मुझे ऐसे वीडियो बनानी नहीं है, क्या कहते हैं लेक्चर सीरीज बहुत लंबी चौड़ी, वो इसलिए करनी है मैं, ताकि मैं आपको वो बता सकूँ जो मैं नहीं कर पाया था और जो बेनिफिशियल होता है करने में। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।